नमस्कार दोस्तों, एसजी क्लासेस की इस ऑनलाइन श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके थे मुगल काल में अकबर तक की कहानी की। जी हाँ दोस्तों, अकबर तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे अकबर के पुत्र की और अकबर का जो बेटा था जिसने अकबर के बाद में गद्दी संभाली थी 1605 में, जिसका नाम था जहांगीर। जी हाँ दोस्तों, जहांगीर। और जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जी हाँ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं। देखिए दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर, उसका जो पुत्र था, वो 1605 से 1627 ईस्वी तक उसने गद्दी संभाली थी। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? सलीम रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम रखा गया था सलीम। पहले इसको सैन्य सेवाओं में रखा गया था और इसे 12 हजारी मनसब प्राप्त था। कितना? 12 हजारी। जी हाँ। तो उसके बाद में 1599 में सलीम ने क्या कर दिया? अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और उसके बाद अकबर द्वारा दमन करने के लिए भेजे गए थे अबुल फजल को 1602 में, और इसका क्या करवा दिया? अबुल फजल का जहांगीर ने वध करवा दिया था। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि 1599 में जहांगीर जो है ना, वो अगेंस्ट हो चुका था अपने पिता अकबर के, और अकबर ने उसके इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने 9 रत्नों में से एक अबुल फजल को भेजा था, और अबुल फजल की हत्या जो है वो करवा दी थी वीर सिंह बुंदेला। नाम ध्यान रख लीजिएगा, वीर सिंह बुंदेला से किसने करवा दी थी? जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। 1605 में आगरा के किले में सलीम ने नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण कर मुगल सत्ता को संभाला। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां कुछ सामान्य हुई और अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मुगल गद्दी को संभाला 1605 में। किस नाम से? नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह के नाम से। जी हाँ दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड भी दिया था। जी दोस्तों, सिखों के 5वें गुरु जिनका नाम था अर्जुन देव, उन अर्जुन देव को जो है मृत्युदंड की सजा किसके द्वारा दी गई? तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर के द्वारा दी गई। जहांगीर की गंधार विजय सैनिक तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक विधवा से विवाह कर नूर महल नूर जहां की उपाधि दी थी। अब दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि बाद में है ना, 1611 के करीब मेहरुनिसा नाम की एक विडो थी। विडो का मतलब एक विधवा महिला थी, जिससे इसने शादी कर ली, इससे निकाह कर लिया और बाद में उसे नूर महल या नूर जहां की उपाधि भी प्रदान की थी। इतिहास में ये नूर जहां जो है के नाम से मेहरुनिसा प्रसिद्ध हुई थी। बाद में उसे बादशाह बेगम बनाया गया था। दोस्तों, ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो उसके दरबार में आए थे और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ये जो नूर जहां थी, नूर जहां की माता जी का नाम था अस्मत बेगम, और अस्मत बेगम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहली बार, जी हाँ, वेरी फर्स्ट टाइम, उन्होंने सबसे पहली बार गुलाब के फूलों से इत्र का निर्माण किया था। जी हाँ, उन्होंने किसका निर्माण किया था? इत्र का निर्माण जो है वो किसने किया था? तो नाम ध्यान रख लीजिएगा, इत्र का निर्माण जो है ना, वो इस नूर जहां की माता अस्मत बेगम के द्वारा किया गया था। और 2 अंग्रेज, एक सबसे पहला अंग्रेज जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, दोस्तों, वो 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का फरमान लेकर के सबसे पहली बार हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आता है और वो जहांगीर से है ना अनुमति लेना चाहता है। किस बात की? भारत में व्यापार करने की। परंतु भारत में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर के द्वारा नहीं दी जाती। 1615 में सर टॉमस रो आते हैं और सर टॉमस रो को जहांगीर के द्वारा व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1627 में जहांगीर की क्या हो जाती है? मृत्यु। जी हाँ, 1627 तक इसने कार्यभार संभाला था मुगल वंश का। उसके बाद दोस्तों आता है शाहजहां। जी हाँ दोस्तों, जहांगीर का जो पुत्र था, उस जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? तो जहांगीर के पुत्र का नाम था दोस्तों यहाँ पर शाहजहां। इसके बचपन का नाम ध्यान रख लीजिएगा, शाहजहां के बचपन का नाम दोस्तों था खुर्रम।
जी हाँ, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। 1612 ईस्वी में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो के साथ में हुआ, जिससे मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम सुना होगा मुमताज का। मुमताज जिसका जो है वो जिसकी कब्र कहाँ पर है? जिसकी कब्र है, जिसको दफनाया गया था कहाँ पर? जहाँ पर बनाया गया बाद में ताजमहल। जी हाँ, अपनी बीवी की, अपनी धर्मपत्नी की याद में इस शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल। और उसका नाम क्या था? अर्जुमंद बानो। और अर्जुमंद बानो को और किस नाम से जाना जाता है? मुमताज महल। तो उसमें से आप याद रखेंगे ताजमहल। फरवरी 1628 में आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ। इसके काल में खानजहा लोदी जुझार सिंह का विद्रोह भी हुआ था। जी हाँ, दो नाम ध्यान रखने हैं, खानजा और जुझार सिंह, इन दोनों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। शाहजहां ने 1632 में पुर्तगालियों को हुगली में, जी हाँ कहाँ पर? तो ये ध्यान में रखना है, हुगली में जो है पराजित किया। उसने अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में कर लिया था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को भी इसने परास्त कर दिया था। 1652 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय भी बना दिया। तो दोस्तों, छोटे मोटे जो कुछ विद्रोह थे वो इसने जो है उनका सामना किया। और उसके बाद में इसने क्या करा? बीजापुर के सुल्तान को भी हरा दिया था। अहमदनगर को भी इसने क्या कर दिया था? अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया। 1657 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। अब दोस्तों, इसका जो पुत्र था जिसका नाम क्या था? औरंगजेब। इस औरंगजेब ने अपने पिता को ही क्या कर लिया? कैद कर लिया था। कब कैद कर लिया था? 1657 में अपने कैद में ले लिया था। अपने भाइयों, जो औरंगजेब था दोस्तों, उसके 3 और भाई थे। एक का नाम था दारा, एक का नाम था मुराद और एक का नाम था शुजा। इन सब को उसने क्या कर दिया? इन सब के साथ में उसने युद्ध भी किया और युद्ध करने के बाद में उनको मार दिया। और मारने के बाद में स्वयं औरंगजेब जो है वो गद्दी पर बैठ जाता है। 1666 ईस्वी में शाहजहां की क्या हो गई? मृत्यु। तो दोस्तों, अब इसको कैद में जहां पर रखा गया था, है ना, वहां पर ये करीबन 9 साल तक कैद में रहा। और उसी कैद में इसकी क्या हो जाती है? शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। उत्तराधिकारी हेतु धर्मट का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। फ्रेंच यात्री बर्नियर टेवनियर एवं इटालियन यात्री मनुची ने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह भी बात ध्यान रख लीजिएगा कि जो फ्रेंच यात्री जो थे ना, टेवनियर और इटालियन यात्री मनुची ने भी शाहजहां के शासनकाल का क्या किया है? वर्णन किया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले शासक की, जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से 1707 मुगल काल में सबसे अधिक समय तक अगर किसी व्यक्ति ने शासन किया है तो वो है औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद नाम आता है अकबर का। दोनों ने ही लगभग 49 वर्ष यानी 49 ईयर्स तक जो है शासन व्यवस्था संभाली थी इस मुगलिया सल्तनत की। औरंगजेब ने शासक बनने के बाद में असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित कर दिया था। जी हाँ, इसने बहुत सारे अलग अलग जगहों पर जो है वो अपना जो युद्ध अभियान चलाया और काफ़ी सारे शासकों को, जिनमें रंगपुर आता है, मारवाड़ के राठौड़ आते हैं, कामरूप का क्षेत्र आता है, इन सभी को क्या कर दिया दोस्तों? हरा दिया था। इसने राजा जय सिंह को दक्कन का गवर्नर भी नियुक्त किया था। जी हाँ, आमेर के जो शासक थे जय सिंह, उनको दक्कन का गवर्नर भी इसने नियुक्त किया था। पुरंदर की संधि जून 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में हुई थी। जी, शिवाजी जो है ना वो औरंगजेब के समय में थे और बाद में शिवाजी ने क्या किया था? शिवाजी ने ना एक बार संधि की थी और वो संधि बहुत प्रसिद्ध हुई थी, उसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। और पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो 1665 में, है ना, शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में हुई। शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जय सिंह को दे दिए थे। 1660 में शिवाजी राजा जय सिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, मगर औरंगजेब द्वारा उनके साथ में गरिमायुक्त व्यवहार नहीं किया गया, अपितु षड्यंत्र पूर्वक बंदी बना लिया गया। अब दोस्तों बाद में क्या हुआ कि जय सिंह के कहने पर, जी हाँ, जय सिंह जो शासक थे आमेर के, उनके कहने पर जो शिवाजी हैं वो मिलने जाते हैं किससे? औरंगजेब से। लेकिन औरंगजेब जो है वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता है और षड्यंत्र रचने के बाद में औरंगजेब जो है ना दोस्तों वो क्या करता है? औरंगजेब जो है वो इन्हें यानी कि शिवाजी को जो है वो पकड़ लेता है और कैद में डाल देता है।
उसके बाद में शिवाजी अपने सहयोगियों की चतुराईपूर्वक योजना से गुप्त रास्ते से निकलकर महाराष्ट्र चले गए। अब दोस्तों उसके बाद में शिवाजी के जो भी है ना इनके संगी साथी थे, उनसे है ना चतुराईपूर्वक इन्होंने फैसला लिया और वहाँ से फिर वो निकल गए और फिर कहाँ पहुँच गए, महाराष्ट्र पहुँच गए। 1686, जी हाँ 1686 की अगर अपन बात करें तो 1686 में क्या हुआ, औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर कब्जा कर लिया और 1678 ईस्वी में गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया। दो प्रमुख स्थान, एक है बीजापुर और दूसरा क्या नाम है, दूसरा नाम है गोलकुंडा। इन दोनों पर जो है वो किसने अधिकार कर लिया था, दोनों पर जो है वो औरंगजेब ने अधिकार कर लिया था। उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ाया गया। जी हाँ, औरंगजेब जो है उसने क्या किया, उसने जो हिंदू व्यापारी हुआ करते थे उनसे ना 5% एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो लगा दिया था। किसने, औरंगजेब ने। अब दोस्तों क्या हुआ कि 1669 में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश भी दिया था। 1669 में जो भी हिंदू मंदिर हुआ करते थे उन हिंदू मंदिर को तोड़ने का, उन हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश भी औरंगजेब के द्वारा शुरू किया गया था। 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाया गया। दोस्तों एक कर हुआ करता है जो गैर मुसलमानों से लिया जाया करता था। अकबर ने इसे माफ कर दिया था, लेकिन बाद में हिंदुओं पर पुनः इसने कौन सा कर लगा दिया, जजिया टैक्स जो है, जजिया नामक जो कर होता है वो इसने शुरू कर दिया था। औरंगजेब ने भी मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। उसने अकबर के काल से चली आ रही प्रथा झरोका दर्शन और संगीत पर रोक लगा दी थी। औरंगजेब जो है वो संगीत का कट्टर दुश्मन माना जाता था। औरंगजेब ने यह यहाँ तक कह दिया था कि संगीत को इतना नीचे तक दफना दो कि वो उसकी आवाज़ जो है वो ऊपर तक सुनाई नहीं देनी चाहिए। तो संगीत जो है वो इसके दरबार में जो है ना वो बंद हो गया। झरोका दर्शन, जहाँ से जो शासक है वो झरोकों से दर्शन दिया करते थे अपने नागरिकों को, वो परंपरा जो अकबर द्वारा शुरू की गई थी ये भी इसने बंद करवा दी थी। जी हाँ दोस्तों, वो भी इसने बंद करवा दी थी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि संगीत जो है ना वो बजना जरूर इसके काल में बंद हो गया था, लेकिन सर्वाधिक पुस्तकें अगर संगीत पर लिखी गई थी तो वो औरंगजेब के समय पर ही लिखी गई थी। उसने अकबर के काल से चली आ रही प्रथा झरोका दर्शन और संगीत पर रोक लगा दी। 1707 में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में 1668 में गोकुल के नेतृत्व में जाटों और 1672 में 1672 ईस्वी में सतनामियों ने विद्रोह किया। सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। सिखों के जो 90 गुरु थे दोस्तों, 9th है ना, 90 गुरु जो थे जिनका नाम क्या था, गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर ने भी क्या किया था, इसका विरोध किया था और अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई, इस कारण उन्हें मार दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल वंश को कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, जिससे मुगल साम्राज्य क्रमशः पतन की ओर चला गया। दोस्तों औरंगजेब तक तो मुगलिया सल्तनत जो है बहुत अच्छे से है ना अपना राज करती है काफ़ी समय से। लगभग 1526 से कहानी शुरू होती है 1707। उसके बाद में जितने भी शासक हुए हैं वो बहुत कमज़ोर हुए हैं, जिनकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से मुगल सल्तनत को आगे नहीं बढ़ा सके। सन 1707 में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा और सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1711 में बहादुर शाह दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा। उसमें डोना जुलियाना डायस डा कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे खातून बीवी फिदवी दुआगो जुलियाना की उपाधि मिलती है। उसने पुर्तगाली के हितों की बड़ी रक्षा की। दोस्तों अब क्या है कि उसके बाद जो शासक बैठा था उसका नाम था बहादुर शाह, और बहादुर शाह के दरबार में जब अंग्रेज जाते हैं अपनी बात रखने के लिए, तो वहाँ पर एक महिला का प्रभाव वहाँ पर नज़र आता है, एक ईसाई महिला का, डोना जुलियाना डायस डा कोस्टा का, है ना। ये एक पुर्तगाली महिला थी और उसने पुर्तगालियों के विकास के लिए पुर्तगालियों से संबंधित बहुत सारे काम किए थे और उन्होंने पुर्तगालियों का फेवर भी किया था। 1712 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार एवं तखत षड्यंत्र एवं हत्या का केंद्र बनकर रह गया था। तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका स्थान जो है वो गौण हो गया। दोस्तों 1712 से लगभग 1757 तक की जब अपन बात कर रहे हैं, 1757 वो समय जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तक मुगल दरबार और तख्त षड्यंत्र एवं हत्या का केंद्र बनकर रह गया। तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका स्थान जो है वो गौण हो गया था। अब धीरे धीरे क्योंकि अब सत्ता जो है वो सही हाथों में नहीं थी, जितने भी शासक थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, इतने ताकतवर नहीं थे, इतने समझदार नहीं हुए, जिसके कारण से मुगलिया सल्तनत जो है वो धीरे धीरे पतन की ओर चली गई और बाद में इनका जो स्थान है वो क्या हो गया, गौण हो गया था। तो दोस्तों ये थी बात मुगल शासनकाल की, और इससे आगे की कहानी हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।